डाउट पूछिए दिल लगा के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ अगला वो करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी को, और साथ में थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेइंग दैट हिज नेटवर्क वाज नॉट वेल, सो आई विल रिवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रीवियस वन। तो सबसे पहले देखिए भाई, हमने स्पेक्ट्रम किया था कल की क्लास में। स्पेक्ट्रम क्या होता है? कलर रेंज इन ऑर्डर। कलर की रेंज को अगर ऑर्डर में लिख दें, जैसे विबग्योर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यानी कि वेवलेंथ कम और डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर किसी चीज को लिख दिया जाए। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन। रेडिएशन का मैटर के साथ में क्या इंटरेक्शन है, उससे क्या पता लगता है। ये फिंगरप्रिंट की तरह होता है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो किसी से मैच नहीं करते, वैसे ही स्पेक्ट्रोस्कोपी भी। अगर हम किसी, यहाँ देखिए NaCl को गर्म किया, गर्म करने पर दो लाइनें आई, मतलब बाकी की रेडिएशन इसने अब्सॉर्ब कर ली, ठीक है, लेकिन दो रेडिएशन थी जो इसने एमिट कर दी, एब्जॉर्ब करने के बाद एमिट की एक्चुअल में। तो वो जो दो लाइनें हैं उनका हमने एक स्पेक्ट्रम बना लिया, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो ऑर्डर में लिख लिया इसको। अब ये जो दो लाइनें हैं, ये कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल नहीं देगा। सेम तरीके से करना पड़ेगा इसे, याद रख लेगा। सेम तरीके से आपको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, और अगर दूसरे मॉलिक्यूल का भी सेम आ रहा है तो मतलब वो NaCl ही है, ठीक है, NaCl। अब आपको एक चीज इंटरेस्टिंग यहां से बता देता हूं। KCN जो होता है, सबने सुना वो भी, KCN पोटेशियम साइनाइड, सुना है सभी ने? KCN भी नमक के जैसा होता है, ठीक है। KCN भी नमक के जैसा होता है, हमारे NaCl जैसा। NaCl भी NaCl जैसा होता है, दोनों चीजें सेम होती हैं देखने में। KCN टेस्टलेस होता है, उसका टेस्ट भी नहीं होता, ऑर्डर भी नहीं होता। नमक का टेस्ट होता है लेकिन ऑर्डर नहीं होता। तो दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? मान लो कि मैंने आपके सामने दो जार रख दिए, एक में KCN डाला हुआ है, एक में NaCl डाला हुआ है, और आपको सब्जी में नमक डालना है। KCN अगर डाल दिया तो थोड़ा सा खाते ही मर जाओगे। 1 ग्राम KCN से 3 आदमी मर सकते हैं, 1 ग्राम से 3 आदमी KCN से। तो सोच लो, हल्का सा भी डाल दिया तो मर जाओगे। तो आपको कैसे पता लगेगा NaCl है या KCN है? दोनों को फ्लेम टेस्ट करके देखो, फ्लेम के अंदर आग लगा के देखो, NaCl हुआ तो वो 2 येलो लाइंस देगा, ठीक है। इन लाइंस का कलर है, लेकिन सभी लाइंस का कलर नहीं होता है, क्योंकि रेडिएशन में सिर्फ विजिबल लाइन का कलर, विजिबल लाइट का ही कलर होता है, बाकी की लाइट्स का कलर नहीं होता। यू नो इट वेरी वेल गाइज, आपको ये सबको पता है ना कि सिर्फ विजिबल लाइट का ही कलर होता है, बाकी की रेडिएशन का कलर नहीं होता। एक्सरे, गामा रे, इन सब का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि यहां से आपको कंफर्म हो जाएगा कि NaCl 2 लाइनें दे रहा है, तो ये NaCl इसको खा लो, और KCN उसकी लाइन अलग आएंगी, तो वहां उसे नहीं खा सकते। यही है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो भाई यहां से स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत हुई। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा है, सभी एटम्स लाइन स्पेक्ट्रा देते हैं। यहाँ हाइड्रोजन गैस का लाइन स्पेक्ट्रा दिखा रखा है, इसके अंदर बहुत सारी लाइनें आती हैं। NaCl में सिर्फ एक ही लाइन आ रही थी, लेकिन हाइड्रोजन में बहुत सारी लाइनें आती है। ये देखिए लाइन, और बीच में जो ब्लैक कलर है, इसका मतलब ये वाली इसने एब्जॉर्ब कर ली और बाकी की सारी छोड़ दी। क्लियर है ना? जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम उसका उल्टा होता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ वही चीजें मैंने बता रखी थी कि अलग अलग एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी लेवल होने की वजह से, डिफरेंट एनर्जी लेवल होने की वजह से इन एटम्स के अंदर एटम का एब्जॉर्प्शन, लाइट का एब्जॉर्प्शन सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ डार्क लाइंस क्या होती हैं? अब मैं आपको एमिशन स्पेक्ट्रा की एक डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने लगाया था तो शायद हमने डेफिनेशन नहीं की थी एमिशन स्पेक्ट्रा की। ये छोटी सी डेफिनेशन, ताकि कंफ्यूजन ना हो एमिशन और एब्जॉर्प्शन में। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्सॉर्ब की, जितनी भी कर ली, जिस भी वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर लिया, उसके बाद वापस छोड़ दी। जब वो वापस छोड़ेगा उसको बोलते हैं एमिशन। एमिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है। कौन सी एमिट करेगा? जो उसने अब्सॉर्ब करी थी। ये एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब कर ली, बाकी की जो बची, मैंने उसको टोटल 100 एनर्जी दी, उसने 2 एनर्जी यूज की और बाकी की 98 मुझे वापस भेज दी, वो होता है एब्जॉर्प्शन। एमिशन होता है जो उसने एब्जॉर्ब करी थी वो वापस छोड़ेगा, वो एमिशन है। इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट, मतलब एक्साइटेड में गया था, फिर वापस जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी छोड़ेगा, उसको एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। याद रख लेना, यहां से आप दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से कर पाओगे, एमिशन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी लाइन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर हमने किया था एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा हमने नोट किया था कल के लेक्चर में। तो हाइड्रोजन क्या था? लेमन साइंटिस्ट था, बाल्मर साइंटिस्ट, पास्टन, ब्रैकेट और फंड, पी फंड, ये भी साइंटिस्ट था। इन लेमन ने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन छोड़ी और हाइड्रोजन के एटम ने अलग अलग तरह की लाइनें एब्जॉर्ब की। बाल्मर ने अलग अलग की, पास्टन ने अलग की, ब्रैकेट ने अलग और फंड ने अलग। और पास्टन, ब्रैकेट और बाल्मर, इन सब का जो सोर्स ऑफ लाइट था, बाल्मर का था विजिबल, पास्टन, ब्रैकेट और पी फंड वाले का था इंफ्रारेड, और जो लेमन था उसका था
अल्ट्रावायलेट, और ये सब आपको सीरीज में याद होना चाहिए, अल्ट्रावायलेट, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पफन, और नीचे वाले ये सीरीज भी, ये पूरा डायग्राम आपको याद होना चाहिए। एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस तरह से एमिशन स्पेक्ट्रा देता है, यानी जब हम उसको लाइट देंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, किसी में भी जा सकता है। तो सब तरह से वो, अगर वो सीधा 1 से 3rd में चला गया तो उसने कुछ अलग एनर्जी अब्सॉर्ब की होगी, 1 से 7 में भी जा सकता है, 1 से 8 में भी जा सकता है, और किसी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो वो किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकता है। दैट इज व्हाई बहुत सारी लाइनें आएंगी, पहले से दूसरे में गया अलग लाइन, तीसरे में गया अलग, चौथे में गया अलग, पहले से 7वें में गया, या दूसरे से 7वें में गया, हो सकता है ना। तो इस तरह से सबकी अलग अलग लाइनें आ रही थी, सबने अलग अलग रेडिएशंस दी उसको, और फिर अलग अलग लाइनें आई, इन सब की स्टडी की, इन सब का एक ग्राफ बन गया। तो इन लाइनों के बीच में जो गैप है ना, ये गैप यूनिक होता है सभी एटम्स का, यूनिक, किसी दूसरे से नहीं मिलेगा, इसी को मिला के हम उसका एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रा ले सकते हैं। यस बेटा मुस्कान बोलिए, कोई डाउट है तो। यस सर, मैं ये कह रही थी कि जो हम नमक जो हमारे घर में होता है उसमें भी थोड़ी बहुत स्मेल आती है किसी चीज की, तो वो आयोडीन की स्मेल होती है? नहीं, हाँ आयोडीन की आयोडीन नमक। की, हाँ कह सकते हैं बेटा, नमक जो है वेपोराइज्ड नहीं होता, इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, कुछ और चीज हो सकती है, एनीथिंग एल्स, आयोडीन हो सकती है, ठीक है। आई कांट से कि नमक में से स्मेल आती है, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन वो स्मेल अब मैं क्या बताऊं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारा नमक बिल्कुल 100% प्योर नहीं होता है। अगर 100% NaCl लेंगे तो वो स्मेललेस होता है, टेस्ट तो होता है उसका लेकिन स्मेल नहीं होती उसमें, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल जो हवा में नहीं उड़ता, जो भी चीज हवा में उड़ती है तो डेफिनेटली उसके अंदर स्मेल होती है, ठीक है। सर पर ऑक्सीजन में तो नहीं होती, ऑक्सीजन भी तो ओडरलेस होता है। हाँ मानता हूँ, ऑक्सीजन ऑर्डरलेस है, कुछ गैसेस भी ऑर्डरलेस होती हैं, ये भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सॉलिड्स की बात कर रहा हूँ, जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल जो हवा में नहीं उड़ते, उनमें तो स्मेल हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो हवा में उड़ते ही नहीं है। वोलेटाइल सॉलिड जो होते हैं उनमें स्मेल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है, लेकिन नॉन वोलेटाइल में तो किसी कीमत पर नहीं होगी, जो हवा में नहीं उड़ेगा वो तो किसी कीमत पर हो ही नहीं सकती ना। दैट इज द थिंग आई एम सेइंग, ठीक है। ओके सर। है ना, तो ये चीज होती है। अब बहुत सारी चीजें देखो बताया कुछ जाता है केमिस्ट्री के अंदर ना, कुछ चीजें बताई जाती हैं तो वो प्योर फॉर्म के लिए बताई जाती हैं, कई बार ऐसा होता है। अगर ऐसी कोई कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। गुड क्वेश्चन, आई विल से इट। देखिए अब एक और चीज बताता हूँ, केमिस्ट्री के अंदर ना व्हाइट कलर को कलरलेस बोला जाता है, व्हाइट कलर को कलरलेस। NaCl को बोलेंगे ना कलरलेस बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे व्हाइट कलर, कलरलेस है। और जो कांच की तरह हो, शीशा, उसको भी कलरलेस बोलते हैं। शीशे की तरह दिखता हो वो कलरलेस है, वो समझ में आता है क्योंकि ये आर पार ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जो व्हाइट कलर है उसको कैसे कलरलेस बोल सकते हैं, बट वो बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के बाद में। अब यहाँ हमने फिर इनको देखो, यहाँ तो किसी भी एटम का स्पेक्ट्रा ले सकते हो, ये हाइड्रोजन का, बट किसी का भी ले सकते हो आप स्पेक्ट्रा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, जैसे कि लिथियम 2 पॉजिटिव है, लिथियम 2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम 1 पॉजिटिव, हीलियम 1 पॉजिटिव में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उनको बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। अगर इनको भी, इनके लिए एक फॉर्मूला दिया था, रेडबर्ग ने फॉर्मूला दिया था, न्यू बार इक्वल R इंटू 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। जेड होता है एटॉमिक नंबर, अगर एटम का कोई नंबर है आपके पास में एटॉमिक नंबर, जैसे कि लिथियम का 3 होता है, हाइड्रोजन के लिए तो 1 होगा, वो हाइड्रोजन के जेड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिथियम का 3 होता है, हीलियम का 2 होता है, तो वो आपको नंबर लगाने की जरूरत है। क्लियर है भाई। तो ये फॉर्मूला दिया था, इससे आप हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अगर वो N1 मतलब वो कौन सी शेल में से शुरू हुआ, तो जैसे लेमन सीरीज है, N1 की वैल्यू 1, लेमन ने जब इलेक्ट्रॉन पहली शेल में था वहां से अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। बाल्मर ने जब इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में था, अब दूसरी शेल में कब होगा, मान लो 100 डिग्री पे हाइड्रोजन पहले से गर्म है, उसके बाद उसने 100 से ज्यादा गर्म कर दिया, उसको हीट दे दी, 100 से कम वो लेके नहीं आ रहा हीट, तो N हमेशा N1 की वैल्यू 2 रहेगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में रहेगा और दूसरे से ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता, तो N1 की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो बाल्मर सीरीज, लेमन सीरीज, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पफन, इनमें से कोई भी सीरीज के हिसाब से N की वैल्यू बदल जाती है। N2 की वैल्यू कुछ भी रख लो और इस हिसाब से Z की वैल्यू भरो तो आपके पास न्यू बार आ जाएगा। न्यू बार होता है 1/λ, यानी कि आपके पास 1/λ की वैल्यू आ जाएगी, वहां से लैम्डा निकाल सकते हो। C क्या होता है,
न्यू इंटू लैम्डा, तो वहां से न्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, ई इक्वल एच इंटू न्यू होता है, तो वहां से एच ई की एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरह से आप सारी चीजें वैल्यू निकाल सकते हो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर किसी एलिमेंट के अंदर है तो वो काम नहीं करता, इट विल नॉट वर्क। क्लियर है सबको, ये बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला उसके ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। अब आता है लिमिटिंग लाइंस होती हैं भाई। लिमिटिंग लाइंस क्या होती हैं? लिमिटिंग लाइन वो होती है जब n2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड लेवल से इनफाइनाइट लेवल पर चला गया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाता है, n2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इन्फिनिटी, तो हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, मतलब वो आयोनाइज हो गया, और उसको बोलेंगे लिमिटिंग लाइन। जब वो आंसर आएगा उसको लिमिटिंग लाइन बोलते हैं। क्लियर है बेटा? यहां तक सबको समझ में आ गया होगा क्या था कल। नेक्स्ट देखिए, फिर एनर्जी लेवल्स को काउंट कैसे करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पहले लेवल से सीधा 8वें में गया, या 7वें में, 6ठे में, चौथे में, 5वें में, दूसरे में, किसी भी लेवल पर जा सकता है फर्स्ट लेवल से, तो इन लेवल्स के टोटल अगर आपको करना, काउंट करना होगा कितने लेवल्स एनर्जी लेवल्स हैं, तो वो ऐसे काउंट होते हैं। और ये डायग्राम सबको याद होना चाहिए, बना के देखिएगा, याद कर लीजिएगा, इट मस्ट बी लर्न बाय एवरीवन, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। फिर अब बात आती है भाई, आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट होता है। अब हम बात करेंगे बोहर मॉडल की। बोहर ने सबसे अच्छा मॉडल दिया था, सबसे पहले दिया था लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन होता है बेटा, मुस्कान बेटा, लिमिटिंग लाइन का मतलब, चलो अगर नहीं आया समझ में तो मैं दोबारा बताता हूँ। लिमिटिंग लाइन देखिए क्या है। रेडबर्ग फॉर्मूला क्या था भाई? रेडबर्ग फॉर्मूला बताना मेरे को जरा, क्या है? न्यू बार इक्वल आर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, न्यू बार 1/λ होता है, मतलब 1/λ की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। आर क्या होता है भाई? आर की वैल्यू बताया कोई मेरे को? कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट। वन 677 याद है किसी को? याद नहीं है ना? आगे देखिए n1, मतलब मान लो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में है, यहां पर है वो, तो ये सेकंड लेवल है एनर्जी लेवल, तो मैं n1 की वैल्यू भरूंगा 2, यानी कि बाल्मर सीरीज है ये, 2 का स्क्वायर माइनस, अब मैंने कहा n2 की वैल्यू अगर इंफिनिटी हो जाए, इंफिनिटी हो गई n2 की वैल्यू, इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी होता है, हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/λ इक्वल क्या आ जाएगा? 109677, यहां पर 1/4 माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0। क्लियर है? 1 को अगर इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो 0 आएगा, अप्रोक्सीमेट 0 आएगा, 0.00 इनफाइनाइट, इनटू में 1 है तो ये 1 को छोड़ देते हैं, तो ये क्या आ गया? 109677 मल्टीप्लाई के अंदर 1/4 आ जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दो इसको, बस बात खत्म। तो ये जो आपके पास आएगा ये वेवलेंथ आ गई, ठीक है, दैट्स इट, 1/λ। और इसको बोलते हैं लिमिटिंग लाइन। या अगर यहाँ से 1/λ से अगर आप एनर्जी निकाल लो, लैम्डा निकाल लो, लैम्डा के बाद में न्यू निकाल लो, न्यू के बाद में क्या करो? एनर्जी निकालो, h इंटू न्यू कर दो, तो न्यू की वैल्यू आप लैम्डा से निकाल सकते हो, लैम्डा के बाद में h इंटू न्यू कर सकते हो, तो वो जो एनर्जी आएगी उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग लाइन। यस बेटा मुस्कान, समझ में आ गया लिमिटिंग लाइन? ठीक है, दैट इज लिमिटिंग लाइन, मतलब इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे बोहर मॉडल की। दैट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मॉडल था बोहर मॉडल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एक्चुअल में। इसके ऊपर कुछ फॉर्मूलाज हमें दिए हुए हैं, हम उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बोहर ने क्या बोला था? बोहर बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन के फिक्स होते हैं, फिक्स, ऑलवेज फिक्स, ठीक है। तो पहला एनर्जी लेवल है, यानी कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ एक एटम है और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, फर्स्ट शेल के अंदर घूम रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? तो इसकी एनर्जी निकालने के लिए उसने एक फॉर्मूला दिया। ये वाला फॉर्मूला नहीं, मैं बोलूंगा आपको ये वाला फॉर्मूला याद करने के लिए, दिस वन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या है, मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर रखा ऑलरेडी, तो देखिए जरा, En जो होता है, En दैट इज En जो है वो इक्वल होता है नेगेटिव 2π² Me4 Z² डिवाइड बाय n स्क्वायर h²। यही फॉर्मूला मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसी के बारे में अंशिका पूछ रही थी कि सर वो सेंट्रीपिटल फोर्स और जो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है उन दोनों को के बीच में क्या लिंक है, वो कैसे बराबर हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी होती है और जो सेंट्रीपिटल, जो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है, जब इन दोनों का बैलेंस बन जाता है तो एनर्जी हो जाती है फिक्स,
किसी एक पर्टिकुलर शेल में एनर्जी, ठीक है, उस बैलेंसिंग की एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला है ये। एक डेरिवेशन भी, हम उसके डेरिवेशन के डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी नहीं। तो -2 पाई स्क्वायर me4 डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर इनटू z स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बनता है, z जो है वो एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ मैंने उन सब चीजों को मेंशन किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। z जो है वो एटॉमिक नंबर है, z इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर वो और ये भी सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल पर ही एप्लीकेबल है। अगर किसी एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये फॉर्मूला उस पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन बोहर ने ये भी किया था, बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, इसको फाइंड आउट किया, ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल पर ये एप्लीकेबल है। और याद रख लेना, आज तक क्वांटम के अंदर भी, क्वांटम मतलब लास्ट जो मॉडल है, बोहर मॉडल के बाद में क्वांटम मॉडल पढ़ेंगे, क्वांटम मॉडल के अंदर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल को ही सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। कभी भी उससे ज्यादा आगे साइंटिस्ट बढ़े ही नहीं है। ये बात सबको कंफर्म हो गई कि साइंटिस्ट उससे ज्यादा नहीं जा पाए हैं। तो याद रख लेना, सारी कहानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के ऊपर ही डिपेंड करेगी, ठीक है। हम एक ही एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम वाले एटम को आज तक एक्सप्लोर कर पाए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन भी किसी एटम में हो जाएं तो हम उसकी एनर्जीज, उसकी रिपल्शंस, अट्रैक्शंस कुछ नहीं बता पाते हैं, कुछ नहीं, सब तुक्का। हर एक एटम की एनर्जी निकालने का अलग फॉर्मूला है, उसका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है ही नहीं। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? यस यस सर। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए जरा यहां पर होता क्या है। तो m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट इस फॉर्मूला में, पाई की वैल्यू आपको पता है, Z एटॉमिक नंबर है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg मास चार्ज, और H प्लैंक्स कांस्टेंट है तो H की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड। ये सब को अगर मल्टीप्लाई कर दो, n क्या है, n जो है नंबर ऑफ शेल, फर्स्ट शेल में है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकंड एनर्जी लेवल है, तो कौन सा एनर्जी लेवल में, उसके हिसाब से बोहर ने हाइड्रोजन के सारे एनर्जी लेवल्स के हिसाब से उनके इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी लेवल्स में अलग अलग क्या एनर्जी होगी वो निकाल दी थी। ये बहुत बड़ी बात थी, याद रख लेना, दैट्स व्हाट, नोट द स्मॉल थिंग। तो ये अब देखो इन सब की जब मैं वैल्यू भरूं, n की वैल्यू नहीं भरेंगे, वो तो 1 2 3 4 बाद में भरी जाएगी, इन सब की वैल्यू सबकी भरी जा सकती है। इन सबको जब सोल्व किया, सबकी वैल्यू भरी, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 13 12, z तो z रहेगा, वो 1 भर दो, हाइड्रोजन के केस में 1 भरा जाएगा, -13 12 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, क्योंकि n फर्स्ट शेल सेकंड शेल, हमें कौन से शेल की एनर्जी चाहिए, ठीक है, -13 12 डिवाइड बाय n स्क्वायर इनटू z स्क्वायर, ठीक है, किलो जूल पर मोल। वैसे तो ये एनर्जी होती है एटम पर मोल, एटम पर सॉरी जूल पर एटम, जूल पर एटम, ये एनर्जी होती है जूल पर एटम, बट हमने एक फॉर्मूला बनाया यहाँ से किलो जूल पर एटम, मतलब जूल जो भी एनर्जी निकलेगी उसको 1000 से डिवाइड कर दो और मोल 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, मोल का वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो आपके सामने फॉर्मूला है ये वाला, ये है जूल पर एटम, याद रख लेना। इस फॉर्मूले में इसका जो यूनिट बनेगा जूल पर एटम, ये एनर्जी निकलेगी, एनर्जी का यूनिट होता है जूल पर एटम, एक एटम में। क्लियर है भाई, ये सबको समझ में आ गया, एक एटम में कितने जूल। चलो इसको मेंशन कर देता हूं, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला तो जनरल याद रखना है शक्ल दिखाने के लिए, बट एक्चुअल में यूज कौन सा फॉर्मूला होता है, तो यूज होता है ये वाला किलो जूल पर मोल वाला, पर एटम वाला नहीं, पर मोल वाला और किलो जूल वाला, और वो होता है -13 12 डिवाइड बाय n स्क्वायर z स्क्वायर, z 1 होगा अगर वो हाइड्रोजन का एटम है। अब n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, जिस भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है n की वैल्यू भरिए, 13 12 से डिवाइड कीजिए स्क्वायर को, आपके सामने किलो जूल पर मोल आ जाएगा। 1 मोल हाइड्रोजन के एटम्स की एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, हाइड्रोजन के एटम्स में 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 1 मोल एटम्स होंगे उतने ही, तो उनकी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, किलो जूल के अंदर आ जाएगी, फर्स्ट सेल में सेकंड सेल में। एक एटम की भी निकाल सकते हो, 1 मोल से डिवाइड कर दो, एक एटम की निकल आएगी, ठीक है। यहाँ तक आएगी आंसर। क्या बेटा? सर यहाँ तक आएगा ये आंसर हमेशा। यहाँ के बाद में आंसर निकालना है बेटा, सुनिए क्या है, यहाँ के बाद में आंसर आएगा। मतलब मान लो En, मैं आपको बोलता हूँ कि सेकंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है हाइड्रोजन की, तो ये आ जाएगा 13 12 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर सेकंड, Z तो 1 हो जाएगा किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो मैं बोलूंगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 से डिवाइड कर दूं,
4 या 12, 1 और 4 दूना 8, 3 और 2 4 8 32, ठीक है, इतने किलो जूल पर मोल, 4 से डिवाइड हो जाएगा ये। समझ में आ गया? यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, अब देखो जरा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड शेल में है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, सेकंड शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे ऐसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतने किलो जूल पर मोल होगी, इतने किलो जूल होगी। अब 1 इलेक्ट्रॉन की निकालनी हो, 1 मोल कितनी, तो 1 इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, मोल से डिवाइड कर दो, 6.022 10⁻23, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन की कितनी आ गई, एक एटम के अंदर जो सेकंड शेल पे इलेक्ट्रॉन बैठा उसकी एनर्जी आ जाएगी 28, और डिवाइड में 6 आएगा और मल्टीप्लाई में 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको होल नंबर में कर रहा हूँ, 6 दूना 12 दूना 24, 6 पंजे 30, 2 और 8, 6 चौके 24, 4 और 0, 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36, बस इनटू 10⁻23, और ये क्या आ जाएगा, किलो जूल पर एटम। मैंने एटम का निकाल दिया क्योंकि मैंने मोल से डिवाइड कर दिया। तो एक एटम में अगर वो, एक एटम के अंदर, एक एटम में अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल पर बैठा है, यहां पर बैठा है, क्योंकि एन की वैल्यू 2 भरी थी, सेकंड लेवल पर अगर एटम बैठा है तो उसकी एनर्जी जो है एक एटम में, उसकी एनर्जी इतनी होगी, ये माइनस की होगी, एनर्जी हमेशा माइनस की होती है इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया? यस यस सर। ठीक है, वो ऐसे होती है। ठीक है, तो यहां से अब हम इनको रब कर देते हैं। जब न्यूमेरिकल और करेंगे तब आपको और बेटर समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा नेक्स्ट, ये तो हो गई 13-12 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब बात आती है, डिवाइड बाय एन स्क्वायर है, अब बात आती है कि इसके अलावा भी कुछ होता है। हाँ, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये भी होती है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एनर्जी का यूनिट है, जैसे जूल एनर्जी का यूनिट है वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ना, उस चार्ज को कूलम में लिखने की बजाय जूल लिख दो, यानी 1.6 × 10⁻19 जूल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अगर एनर्जी निकालनी है तो वो आएगा 13.6 Z² डिवाइड बाय n², एन वही लेवल है, बाकी सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रखी है, वही 4πme², वो है ना, वो जो भी फॉर्मूला है, ये बड़ा सारा फॉर्मूला है, यहाँ पर 2π²me4, ये वाले फॉर्मूले में सबकी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके फिर आपको दिखा रखा है कि वो इतने इक्वल होती है। तो वो वाला फॉर्मूला तो हाथी के दांत दिखाने के हैं, इतना बड़ा फॉर्मूला है, बट आप पेपर में बार बार इनकी वैल्यू भरोगे, बार बार कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी हेक्टिक टू यू, टाइम ज्यादा लगेगा, क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, फेलियर, एवरीथिंग विल बी फेल्ड। तो वो फॉर्मूला सिर्फ दिखाने का है, ये फॉर्मूले हैं यूज करने के, दिस वन एंड दिस वन, 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्लियर है बेटा, सभी को ये समझ में आ रहा है? यस यस। अब आगे देखिए, अब एक और होती है जूल पर एटम, वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर जूल पर एटम में एनर्जी निकालनी हो तो 21.8 × 10⁻19 Z²/n² जूल पर एटम, ये भी माइनस में होगी। अब एक क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस में क्यों होती है, वाई? तो जरा ध्यान देना, यहाँ पर ये हाइड्रोजन का एटम है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी समझते हो, मतलब बहुत दूर है इससे, बहुत दूर है, तो ये चल भी नहीं रहा, रुका हुआ है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट। जब वो रुका हुआ है, चल नहीं रहा, चुपचाप बैठा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। ठीक है, इस टाइम पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मानी जाती है 0, यहां मैंने लिख रखा है इसको, 0 माना जाता है। ठीक है, इट इज एज्यूम्ड, कितनी होती है हमें नहीं पता, लेकिन हम मानते हैं कि जब वो इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहा और एटम से बहुत दूर है, उसकी एनर्जी है 0। जैसे ही वो एटम के पास आता है, पास आने पर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्सेज अराइज हो जाएंगी, अट्रैक्शन, ये समझ में आ रहा है सबको, पास आने पर अट्रैक्शन फोर्सेज, क्योंकि पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो अट्रैक्शन फोर्सेज अराइज होंगी, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। और जब भी दो चीजों में अट्रैक्शन फोर्सेज अराइज होती हैं तो सिस्टम की एनर्जी डाउन होती है, ये यूनिवर्स का रूल है, यूनिवर्स का रूल, कि जब भी दो चीजों में क्या होता है, जब भी दो चीजों में अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी डाउन होती है सिस्टम की, रिपल्शन होगी तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। दुनिया में, यूनिवर्स में हर चीज अपनी अपनी एनर्जी को
कम करना चाहता है, हर चीज अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है, हर जीव अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है, याद रख लेना, हर एटम अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है, इसीलिए अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है, ये भी याद रखना। तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी थी उससे कम हो गई, पहले कितनी थी 0, हमने 0 मानी थी, जो वो रेस्ट में था, चल नहीं रहा था, न्यूक्लियस से दूर बैठा था, जैसे वो पास आया तो वो चलने लग गया और साथ में अट्रैक्शन हुआ तो एनर्जी हो गई डाउन, माइनस में चली गई। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर वो न्यूक्लियस के अंदर है तो कितनी क्या होती है, हमेशा नेगेटिव, और अगर वो न्यूक्लियस से बाहर है तो क्या होती है, 0। दैट्स इट। समझ में आ गया सभी को? ये क्वेश्चन आता होता है भाई थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 क्यों होती है और नेगेटिव क्यों होती है, 0 नहीं नेगेटिव। यस बेटा, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, बाकी के बच्चे भी थोड़ा एक्टिव रहा करो, कुछ थंब इंप्रेशन दे सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है, या लिख दीजिए चैट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत बोलते रहिए, मुझे पता लगता रहे कि आप लोग हैं, है ना, वरना मुझे लगेगा कि आप लोग हैं ही नहीं क्लास में, तो उससे फिर मेरा भी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, समझ रहे हो, मुझे लगेगा पता नहीं मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, और फिर पता नहीं पढ़ भी रहे हैं बच्चे या नहीं, उनको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो रिस्पॉन्सेज से बहुत बड़ा फायदा होता है भाई, आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा, मैं बोलता रहूंगा। देखिए ये सिंपल बताता हूँ, ऑनलाइन क्लास है, अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपकी शक्ल देख के बता देता कि हाँ आप लोग मेरे को सुन रहे हो, है ना, लेकिन क्योंकि मैं आपको फेस नहीं देख पा रहा हूँ और मेरे को रिस्पॉन्सेज भी नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दीवार से बातें कर रहा हूँ, मेरे रूम में तो कोई है नहीं इस टाइम, है ना, तो ऐसा फील होता है, तो उस फीलिंग से डिप्रेशन आता है, आपको भी आएगा, आप सिर्फ सुन रहे हो तो आप भी बोलते रहिए, ह्यूमन नेचर होता है, ये एक दूसरे से बात करते हैं तो ह्यूमंस जो है वो एक दूसरे को मतलब टिके रहते हैं, उनका माइंड जो है वो ठीक रहता है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका माइंड जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। हम लोग सोशल एनिमल्स हैं, एक दूसरे से बात करके ही सब कुछ होता है ना, दैट इज इट। ओके अमन बेटा, चलो भाई, अगर आप लोग कंपेटेबल हैं तो कभी कभी कैमरा भी ऑन कर सकते हैं क्लास के अंदर, मैं भी आप लोगों की फोटो देख लूंगा कि आप लोग कैसे दिखते हैं, है ना। कैमरा ऑन करना चाहता है कोई, या कोई नहाया नहीं है इसलिए उनकी शक्ल अच्छी नहीं आई, या मेकअप वगैरह करना है ना ऐसा भी होता है ना देखो क्लास में हम लोग जब लाइव क्लास में बैठे होते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है फेस दिखाने में, बट ऑनलाइन अगर किसी को कैमरा ऑन करने के लिए कह दो तो वो सोचता है अरे मैं नहाया नहीं हूँ, मैंने मुंह नहीं धोया, मैं ठीक से नहीं बैठा हूँ, है ना, मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखूंगा, अरे मेरे को कौन सा भाई देखना, मतलब क्या, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, नहाने धोने से थोड़ा सा हम ठीक दिखते हैं, लेकिन नहाने धोने से दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज द फीलिंग। आप जब नहाकर बैठते हैं तो वो एक फीलिंग आती है गुड वाली, पता है, हमें खुद को अच्छा फील होता है, दैट इज वाई वी ऑलवेज बाथ। लेकिन अगर आप नहा नहीं रहे हैं, आप खुद के स्मेल, बॉडी से स्मेल आ रही है, कैमरे में आपकी फोटो भले ही अच्छी आ रही हो, कहते हैं बिना नहाए फोटो खिंचवाओ तो ज्यादा अच्छी आती है, पता है, क्योंकि कैमरे में बासी फोटो आती है, पता नहीं क्यों अच्छी आती है, बट आई आई हैव हियर्ड दैट। तो वैसा ही अगर आप लोग नहाए नहीं है तो फिर तो आपको कैमरा ऑन कर लेना चाहिए, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मेकअप वेकअप करके ही कैमरे के सामने, स्क्रीन के सामने आना पसंद करते हैं, अपने साथ ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी, मैं हमेशा कैमरा ऑन करता हूँ, आप लोग जानते हैं, दूसरे टीचर्स भी ऑन करते हैं भाई। चलिए ठीक है, तो कोई कैमरा ऑन करना चाहता है तो ऑन कर सकता है, हम बात कर सकते हैं आज, नहीं करना चाहता तो कोई दिक्कत है, मैं मान लूंगा कि आप लोग नहाए नहीं हो ठीक है, तो चलिए बेटा, तो ये तीनों फॉर्मूले 21, ये एटम पर जूल पर एटम है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, और ये किलो जूल पर एटम है, 13-12 वाला फॉर्मूला, 13.6 वाला फॉर्मूला, और 21.8 × 10⁻19 वाला फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। नेगेटिव में होती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये जरूर याद रखिएगा। फर्दर अब बात करते हैं, हाँ ये कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो पहले आए थे, इक्वल एच इंटू न्यू, सी इक्वल न्यू इंटू लैम्डा, न्यू बार इक्वल आर इंटू 1/n स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर डिवाइड इंटू जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूले हम पहले कर चुके हैं, और अब हम थोड़ा सा तो कुछ गड़बड़ हो रही है पर एटम, ठीक है। चलिए, तो अब हम एक और फॉर्मूले की बात करते हैं भाई, यहाँ पर Rn, हमने एनर्जी निकाल ली कि nth शेल में उसकी एनर्जी कितनी है, ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, पहली शेल में, दूसरी शेल में एनर्जी कितनी है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, En वाला हमारे सामने। यस रचना बेटा बोलिए।
सर फॉर्मूला अप्लाई करके एक एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करके एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, देखिए 13-12 किलो जूल पर मोल इसका फॉर्मूला, अगर मैं ये कहूँ, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैंने वैसे ऐसा ये फॉर्मूला कर दिया था, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से करते हैं। ई एन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल माइनस 13-12 डिवाइड बाय, मान लो कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल में, थर्ड में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है बट थर्ड में पहुंच गया, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड शेल के अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, तो इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, हम पहली शेल को भी निकालेंगे, चलो पहले को निकालते हैं, 1 स्क्वायर। ठीक है, जेड की वैल्यू 1 आएगी, ये भी 1 स्क्वायर हो गया किलो जूल पर मोल, तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ 1 ही रहेगा। तो ये आ गया पहली शेल में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो आ गई आपके सामने सीधी 13-12 किलो जूल पर मोल आ गई। ठीक है, किलो जूल पर मोल, ये कौन सी शेल है? 1, यानी कि E1 की वैल्यू है ये, E1, यहाँ पर n की जगह पर मैं 1 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, E1। नेक्स्ट देखो, अगर मैं कहूँ कि E3 की वैल्यू निकालो थर्ड शेल में, माइनस 13-12 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर है ना, इंटू जेड की वैल्यू तो 1 ही आएगी हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, किलो जूल पर मोल, तो ये आ जाएगा 13-12 डिवाइड बाय 9 माइनस का होगा, तो 9 1 जा कितने बजे, 4 और 1, 9 4 जा 36, 5 और 0, 9 9 45, 9 6 54 होता है, लगभग 5 आ जाएगा, 7 और 0 तो 9 7 63, 9 8 72, अप्रोक्सीमेटली 0.8 आ जाएगा। ठीक है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, माइनस, यानी कि एक मोल हाइड्रोजन एटम्स में अगर उनका इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है तो उनकी एक मोल इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो माइनस 145.8 किलो जूल होगी। समझ में आ गया भाई? एनर्जी थर्ड शेल में कितनी है और पहली शेल में कितनी है, बताओ कहां पर ज्यादा है? थर्ड सेल में। थर्ड शेल में एनर्जी ज्यादा है, पहली शेल में एनर्जी कम है, माइनस। ठीक है, ये क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? फोर्थ शेल में और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और लास्ट शेल में जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी। सबसे लास्ट मतलब इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर निकल गया तो उसकी एनर्जी जीरो, वो सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे वो पास आएगा तो जितनी बड़ी शेल होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, और जैसे जैसे वो फर्स्ट शेल में, सबसे पहली शेल में आएगा, उसकी एनर्जी हाइड्रोजन की किस्म में 13-12 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। क्लियर है? माइनस का नेगेटिव सर एनर्जी एक बार बता दो, 0 से ज्यादा नहीं होने से। 0 से ज्यादा नहीं हो सकती बेटा, हम 0 मानते हैं जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अमन बेटा, जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर होता है तो हम मानते हैं, इट इज एज्यूम्ड, माना गया है, हमने मान ली कि वो 0 है। जब हमने मान ली तो बात ही खत्म हो जाती है। यस, इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर है, मैं दोबारा से वो डायग्राम दिखा देता हूं आपको। इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा एटम, ये रहा इलेक्ट्रॉन, और ये इससे बाहर है। जब एटम इलेक्ट्रॉन से बाहर है उस टाइम में हम उसकी एनर्जी मानते हैं 0, ये एनर्जी 0 है, इसकी एनर्जी 0 है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, दोनों के बीच में आती है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब है कि एनर्जी सिस्टम की होगी डाउन। जब सिस्टम की एनर्जी डाउन होती है तो 0 से डाउन क्या होगी? नेगेटिव जाएगी। क्लियर है? यस सर। बस गई फिर नेगेटिव, बात ही खत्म, है ना? तो इसलिए एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन की। तो हमेशा देखो सबके बाहर नेगेटिव लगा हुआ, ठीक है, या तो 0 होगी या नेगेटिव होगी। तो इस तरह से ये वर्क करता है भाई। तो आपके सामने अभी एग्जांपल भी है, तो इससे भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है, E1 E3 जिस भी उसके अंदर होगा ये, उसके अंदर आप इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, और भाई आगे बढ़ते हैं अब इसमें। हाँ, अब बात आती है अगर उसकी रेडियस निकालनी हो तो फर्स्ट शेल के अंदर कितनी रेडियस है, सेकंड शेल के अंदर कितनी रेडियस है, थर्ड शेल के अंदर कितनी रेडियस है, कैसे निकलेगी रेडियस? तो रेडियस के लिए भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, और वो होता है Rn, रेडियस इन nth शेल, nth लेवल में, nth एनर्जी लेवल में रेडियस कितनी होगी? होती है A0 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रख लेना, पहले हमने जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रखी थी, यहाँ जेड से डिवाइड कर रखा, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई थी, अब जेड से डिवाइड है। जेड एटॉमिक नंबर है यहाँ पे, वही है। A0 क्या है? A0 कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर, दैट इज। हाँ रचना बेटा बोलिए। सर z की वैल्यू तो 1 होती है, फिर डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं?
जेड की वैल्यू हमेशा 1 नहीं होती है, मैंने बोला हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए ओनली 1 होती है। देखिए जरा मैं बताता हूँ, डिवाइड मल्टीप्लाई, क्योंकि जेड को लगाना जरूरी, अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो आप गलती कर सकते हैं। लिथियम, इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर तो अपना फॉर्मूला काम ही नहीं करता, हमें तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर काम करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, 2 मैंने बाहर निकाल दिए लिथियम से, तो इलेक्ट्रॉन क्या बन गया अब? 1। अब ये बन गया हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, मतलब वो सिस्टम जिसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो, वो लिथियम है। अब इसके ऊपर अपना फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन फॉर्मूले में भी थोड़ा संशोधन है। क्या? यानी अगर इसका Rn निकालना, सपोज इसका Rn निकालते हैं हम, और ये इलेक्ट्रॉन ना यहाँ था, मैंने इसको एनर्जी दी, ये हायर लेवल में पहुंच गया, मैंने और एनर्जी दी और हायर लेवल में, तीसरे लेवल में, ये पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरे लेवल में पहुंच गया। तो अब मैंने क्या किया, आर थर्ड लेवल में रेडियस कितनी है वो निकालूंगा। तो वो देखिए कितनी आएगी, ए नोट की वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर, पिकोमीटर में आएगी एन स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। अब जेड कितना है अभी लिथियम का? एटॉमिक नंबर 3। यस, हाइड्रोजन के लिए 1 था, लिथियम के लिए 3 आएगा, 3 4 लिथियम। यस बेटा, समझ में आया? लिथियम 2 पॉजिटिव, वो भी लिथियम नहीं, लिथियम 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 अगर इलेक्ट्रॉन हो गए तो अपना फॉर्मूले का जो वैल्यूएशन करोगे गलत आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन भी हो गए तो ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर काम करता है, सिर्फ 1 पर, और आज तक साइंटिस्ट 1 ही इलेक्ट्रॉन से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो कई बार आप लोगों ने सुना ना, हमने टीवी बनाया, हमने एरोप्लेन बना दिया, हमने इतनी तरक्की कर ली, हमने गाड़ियां बना दी, हमने ट्रेन बना दी। ये हम करते रहते हैं ना इंसान लोग, हमने इतनी तरक्की कर ली। ये इतनी तरक्की हुई है कि वो 1 ही इलेक्ट्रॉन तक पहुंच पाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का भी उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। तरक्की यहां पर खत्म, फिनिश। समझ में आ गया? तो हम कितना कम जानते हैं और इंसान कितना ज्यादा बताते हैं, ये आप समझ लो। जब हम समुद्र की गहराई की बात करते हैं तो कहते हैं कि हमने 5% एरिया भी एक्सप्लोर नहीं किया। जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो साइंटिस्ट बोलते हैं हमने 1% एरिया भी एक्सप्लोर नहीं किया, 1% भी नहीं, हम 1% भी यूनिवर्स को नहीं जानते पूरा। जब हम एटम की बात करते हैं तब भी कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हमारी पहुंच ही नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन में भी सिस्टम इनका गड़बड़ा जाता है, वो भी गलत आता है। क्लियर है? तो सोचिए हमें कितना कम पता है, हमें सिर्फ उतना पता है जहां जहां जिस जिस एरिया में हम रह रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। हाँ रचना बेटा कुछ कह रहे थे? नो सर, क्लियर है। दोबारा बोलो क्या कह रहे हो। सर क्लियर है। क्लियर, ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखिए माइक को जब भी आप ऑन करते हैं ना, तो माइक को ऑन करने के बाद ए मोमेंट ऑफ 1 सेकंड का वेट किया कीजिए, फिर बोलिए, क्योंकि ऑन करते ही इंटरनेट उसको उठाता है कई बार, तो कई बार आवाज क्लियर नहीं आती है। ठीक है, तो 1 सेकंड का पाउज लिया कीजिए, जस्ट 1 सेकंड, तब बोलिए। माइक ऑन करते ही हम बोलने लग जाते हैं तो वो पहले वाले वर्ड्स कई बार गायब हो जाते हैं। ठीक है, मेरा माइक हमेशा ऑन रहता है तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो ऑन है ऑलरेडी, लेकिन आप लोगों को स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। तो यहाँ पर भाई अब आप इससे क्या निकाल सकते हो, देखिए 3 से डिवाइड करके, तो ये इसलिए जेड लिखा जाता है। तो जेड अगर ना लिखें तो जनरली क्या करोगे आप लोग कि हाइड्रोजन के लिए तो सही है, लेकिन कभी कभी कोई दूसरा एलिमेंट दे देगा और आप फॉर्मूला तो वही लगाओगे, जेड की वैल्यू लिखोगे नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, दैट इज वाई हम हमेशा जेड लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहां से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता है। अब ए नोट की वैल्यू तो 59.2 सॉरी 52.9, तो 52.9 पिकोमीटर ए नोट की वैल्यू। और अगर यहाँ हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट शेल, यानी कि मैं अगर हाइड्रोजन के लिए Rn की वैल्यू निकाल रहा हूँ, R1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ए नोट है 52.9 मल्टीप्लाई में एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 ही है, फर्स्ट शेल की निकाल रहा हूँ ना, देखो एन की वैल्यू 1, यहाँ मैंने 1 भरी तो वहां भी 1 ही आएगी, डिवाइड बाय जेड, जेड की वैल्यू 1 रहेगी हाइड्रोजन के लिए, तो कितना आ गया, वैल्यू वही आएगी जो हमारा कांस्टेंट है 52.9। तो अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट शेल, यानी कि आप सिंपली सीधा बता सकते हैं हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो पहली शेल में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो अपने न्यूक्लियस से कितना दूर है, उसकी रेडियस कितनी है 52.9 पिकोमीटर। डायरेक्टली आप इसे लिख सकते हो कि वो इतनी है, और इस रेडियस को बोहर ने ये दिया था, उसके सम्मान के चक्कर में, ठीक है, हम लोगों को एक और लाइन एक्स्ट्रा याद करनी पड़ेगी और उसे बोलते हैं बोहर रेडियस। अगर n की वैल्यू 1 होती है, मतलब हाइड्रोजन के अंदर अगर पहली शेल में इलेक्ट्रॉन है और उसकी वैल्यू आप उसकी रेडियस निकाल रहे हो, तो उसे बोलते हैं बोहर रेडियस। समझ में आ गया बेटा? सबको क्लियर है ना? ठीक है, Yes. दैट इज कॉल्ड बोहर।
Yes, फिर sir. एक बार ऐसे बता रहा हूँ फिर से बताऊं? ठीक, बस शॉर्ट में। शॉर्ट में क्या चीज, पूरा फिर से बताऊं बेटा? हाँ यही RN वाला फॉर्मूला। आर एन वाला, ठीक है। आर एन वाला को, आर एन क्या होता है, यानी कि रेडियस, कितनी रेडियस है इलेक्ट्रॉन अगर पहली शेल में, इलेक्ट्रॉन अगर पहली शेल में है तो रेडियस कितनी है, ठीक है, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, दूसरी में रेडियस कितनी है, ये पहली में, दूसरी में, तीसरी में रेडियस कितनी है, फोर्थ शेल में रेडियस कितनी है इलेक्ट्रॉन की, तो फोर्थ शेल की रेडियस कैसे निकालें, डिस्टेंस, तो वो होता है ए नोट इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड। जेड एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, तो ए नोट की वैल्यू ये कांस्टेंट होता है 52.9 पिकोमीटर है। पिकोमीटर को मीटर भी बना सकते हो आप, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन की वैल्यू मान लो फोर्थ शेल में, यहाँ फोर्थ लेवल के अंदर आ गया, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय जेड की वैल्यू 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 52.9 इंटू 16। अगर फोर्थ शेल में है हाइड्रोजन का एटम, अगर फोर्थ शेल के अंदर है उसका इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने न्यूक्लियस से इतना पिकोमीटर डिस्टेंस पर रहेगा, 52.9 इंटू 16 पिकोमीटर। दैट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रेडियस। यस बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, दैट्स इट। तो ये इस तरह से वर्क करती हैं चीजें। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो ये दूसरा फॉर्मूला था रेडियस का, पहला फॉर्मूला था एनर्जी निकालने का। एनर्जी निकालने में 3 फॉर्मूले हैं, फिर से बता रहा हूँ, तीनों याद रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा जो जनरल फॉर्मूला है ये भी याद रखिए कि इन सब की वैल्यू भर के ही ये फॉर्मूला है। तो टोटल 4 फॉर्मूले हो गए, 5वां फॉर्मूला हो गया आर एन वाला। सारे फॉर्मूले मुश्किल है, मुझे पता है, एकदम शक्ल देख के याद नहीं होते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक मोमेंट ऑफ टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, कि थोड़ा सा टाइम, और ये आपकी स्क्रीन पर ये सारे फॉर्मूले सीधे सीधे लिखे हुए हैं यहीं पर। मोमेंट ऑफ टाइम लीजिए 30 सेकंड का, और देखते हैं किसका माइंड कितना फास्ट चलता है। कैचिंग पावर बोलते हैं इसको, कि किसकी कितनी कैचिंग पावर है। और अगर आपकी कैचिंग पावर अच्छी है तो फिर आपको प्रैक्टिस करते ही ये फॉर्मूले एवर फॉर एवर याद हो जाएंगे। तो देखते हैं किसको याद होते हैं, फटाफट याद करने की कोशिश करो भाई। 5 फॉर्मूले, 3 और 2 5, 5 फॉर्मूले ओनली, सब याद करने की कोशिश करो। जिसे याद हो जाए मेरे को थम्स अप देना, और सुना सकते हो तो सुना देना, फिर मैं पेज पलट दूंगा, उसके बाद आप सुनाना, ठीक है। देखते हैं आपको कितना याद होता है। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर जो मेन फॉर्मूला है उसकी यूनिट हमने निकाली जूल पर एटम, और जो हमने और सिंपलीफाई करा है तो उसमें जो फर्स्ट है -21.8, इसमें भी हमने यूनिट जूल पर एटम ले ली, डिनोमिनेटर में अलग है h² और n²। कैसे 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 डिनोमिनेटर में? तो इधर n² है तो हमने जो मेन फॉर्मूला है उसमें से h² सिंपलीफाई करके इसमें किया है। एच स्क्वायर की वैल्यू भर दी ना। देखो मेन फॉर्मूला पाई की वैल्यू भर दी, फिर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भर दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भर दिया, उसका 4 को मल्टीप्लाई, एच स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, जो सब कुछ बच गया जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर को छोड़ा है, बाकी सब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया जूल पर एटम। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. बस यही Yes, किया और sir. कुछ नहीं किया, दैट इज इट, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, मेरा एक कॉल आ रहा है। तो भाई यहां तक क्लियर, सबको याद हुआ? किसी को क्या फॉर्मूला मैं याद करने के लिए बोला था? एनीवन हैव लर्न दिस? किसी भी बच्चे को याद नहीं हुआ क्या? सर सारे नहीं हुए। सारे नहीं हुए हैं? कोशिश करो, कोशिश,
देखो मेरी एक आदत है कि मैं क्लास में कोशिश करता होता था, जब मैं स्टूडेंट पढ़ता था, अब भी मेरी आदत है कि जब अगर मेरे को कुछ बता रहा हो, कुछ पढ़ा रहा हो, तो मैं उसी टाइम याद करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है अंशिका बेटा, आपका डाउट क्लियर हो गया क्या कि ये इन सबको मल्टीप्लाई करके आया? सबसे पहले मेरे को ये बताओ अंशिका, डाउट हो गया आपका क्लियर? यस सर। ठीक है, तो मैं ये कोशिश करता था कि क्लास में ही सारे Yes, फॉर्मूले sir. याद हो जाएं। क्लास में याद होने के बाद फॉर्मूले जब सारे याद हो गए ना, फिर जब आप घर पे दोबारा से याद करते हो ना, तो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, बहुत जल्दी। ये एक बहुत बढ़िया पार्ट होता है लाइफ का, याद रख लेना। और ये सारे कंफ्यूजिंग फॉर्मूले, इसलिए मैंने बोला कि एक बार जल्दी से याद करने की कोशिश करो, फिर इन पे न्यूमेरिकल करेंगे, तो फिर से इनको दोबारा सामने रख के न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम आपके सामने रख के। तो जल्दी से बताइए भाई, कोई और स्टूडेंट है जिसको याद हुआ? Anyone can tell me, anyone? कोशिश करो, इतने भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा ज्यादा जोर से दिमाग लगाना पड़ेगा। नोटबुक अपने पास रखा करो। जनरली कुछ बच्चे हैं, मैंने देखा है कि वो नोटबुक अपने साथ रखते हैं, पता है, जब मैं लेक्चर लगा रहा होता हूँ और नोटबुक में नोट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो बहुत अच्छी आदत है, नोट करते टाइम भी आपको याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यस, क्लियर है बेटा? तो ऐसा भी कीजिए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में ये फॉर्मूले सबसे मैं सुनने वाला हूँ, याद होने चाहिए। अभी हम आगे कुछ और फॉर्मूले भी करेंगे। ठीक है, ट्राई टू लर्न दिस। नेक्स्ट देखो भाई, फिर हो गए। हो गई, गुड। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब आगे देखिए बेटा, आगे आता है, तो ये हमने आर एन ए नॉट एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, ये तो याद कर लिया था, है ना। अब बात आती है नेक्स्ट, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी आपको निकालनी हो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी वी एन, nth लेवल में वेलोसिटी क्या होगी? वी नॉट इंटू जेड बाई एन। देखो पहले क्या था फॉर्मूला जो हमने वेलोसिटी से पहले किया है, आर एन वाला फॉर्मूला देखो, आर एन। अब इनमें कंफ्यूज मत हो रहा, आर एन जो है वो क्या होता है? ए नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन, या जेड बाय एन स्क्वायर, जेड बाय एन स्क्वायर, N square upon Z. एन स्क्वायर बाय जेड। ये गड़बड़, अब ये जो गड़बड़ होती है ना, ये गड़बड़ आपकी होनी ही नहीं चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, ए नॉट एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड। अब उससे पहले हम क्या कर रहे थे, जो पहले फॉर्मूला ई एन वाला फॉर्मूला है, ये इसको कंफ्यूज करता है। -2 पाई स्क्वायर एम ई 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, N square H square into Z square. जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई। ठीक है, ये होता है जूल पर एटम एनर्जी। ठीक है, जूल पर एटम यूनिट भी याद करना बेटा इसके, ये यूनिट भी बहुत जरूरी है कि जूल पर एटम है या किलो जूल पर मोल है। तो अब देखो, इसमें तो था जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई में, इससे पहले हमने एक फॉर्मूला किया था, वो क्या था? न्यू बार इक्वल क्या होता है? आर रेडबर्ग कांस्टेंट डिवाइड बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ पर भी जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई में, यहाँ भी जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई, इन दोनों बड़े फॉर्मूलों में जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई में। लेकिन जब हम आर एन निकालते हैं तो जेड स्क्वायर की जगह जेड डिवाइड में जेड हो जाता है, और वो भी डिवाइड में, और एन स्क्वायर ऊपर चला जाता है। इस फॉर्मूले में एन स्क्वायर नीचे था, यहाँ भी एन स्क्वायर दोनों में नीचे है, लेकिन जब रेडियस निकालने तो एन स्क्वायर ऊपर चला गया और जेड स्क्वायर की जगह जेड नीचे आ गया। ये कंफ्यूजन करता है। फिर उसके बाद सिर्फ इतना नहीं हुआ, अब फिर से जेड और एन उल्टे हो गए, मतलब वही पहले वाले फॉर्मूले की तरह जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर का दोनों का स्क्वायर उड़ा दिया, दोनों का स्क्वायर, और जेड और एन सेम रहे। यहाँ सेम रहते हैं वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में, लेकिन रेडियस वाले फॉर्मूले में उल्टे हो जाते हैं, और एक की पावर क्या रह जाती है? स्क्वायर नहीं रह पाती है। ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज मत होना। क्लियर है बेटा? अब जब सिमिलर फॉर्मूले आते हैं ना, याद रख लेना, तब दिमाग घूम जाता है, सारे आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। इसका रीजन बताता हूँ, साइकोलॉजिकल रीजन है कि वाई हमें प्रैक्टिस की क्यों जरूरत होती है। मैं हमेशा प्रैक्टिस 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 बोलता रहता हूँ। शायद आप लोग मेरी इस बात से तंग भी हो गए होंगे कि सर हमेशा एक ही बात क्यों बोलते हैं, बिकॉज आई नो कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और वो क्यों, अब जरा देखिएगा, मेरी क्लास में ना 2 लड़के पढ़ते थे 9th और 10th क्लास में जब मैं था। एक का नाम था गुलशन, एक का नाम था कृष्ण। दोनों ना लगभग जुड़वा भाई थे, लगभग जुड़वा, बिल्कुल ट्विन नहीं थे। एक साल बड़ा था, इवन एक साल बड़ा था, दूसरा जो था वो 1 साल छोटा था, बट उनकी हाइट सेम थी, उनकी शक्लें भी सेम मिलती थी, ऊपर से यूनिफॉर्म तो सेम पहन के आते थे वो, है ना, स्कूल में। तो जब मैंने उन्हें शुरू में देखा तो मुझे बहुत दिन लगे, कम से कम मुझे मतलब 1-1.5 महीना लग गया कि गुलशन कौन है और कृष्ण कौन है ये डिफरेंशिएट करने में।
उसके बाद मुझे परफेक्टली पता लग गया था कि गुलशन कौन है और कृष्ण कौन है। समझ में आ गया? बट क्योंकि वो सिमिलर है, अब इसका रीजन क्या होता है, हमारा माइंड सेम चीजों को एक पर्टिकुलर जगह में बॉक्स में फिट रखता है। मान लो कि आप मान लीजिए कि हम एक नॉर्मल एग्जांपल लें कि आप लोगों ने एक अलग तरह का जानवर देखा, ठीक है, ये अलग तरह का कोई जानवर है, पता नहीं कैसा है, लेकिन आपने ये देख लिया। और ऐसा ही कोई दूसरा जानवर, लेकिन इसकी और इसकी शेप देखो दोनों की सेम नहीं है, बट ऐसा ही कोई दूसरा जानवर देख लिया आपने, तो दोनों जानवर आपके एक पर्टिकुलर बॉक्स में दोनों के दोनों यहां मेमोरी के अंदर ऐड हो जाएंगे एक ही जगह पर। अब एक जगह पर होगे तो ओवरलैप हो जाएंगे, तो कौन सा क्या है नहीं समझ में आएगा, आपका माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। जब आप इसको बहुत 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 प्रैक्टिस करते हो तब आपका माइंड आराम से डिफरेंशिएट कर लेगा। ये होता है हमारे माइंड की साइकोलॉजी। ये सबको समझ में आई? इसी वजह से हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि हम बार बार जब उस चीज को करते हैं तभी जाके वो फॉर्मूले याद होते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, जब बहुत सारी चीज हो जाए, लॉट्स ऑफ थिंग्स, साइंस में बहुत सारी चीजें हैं, एक दो नहीं है। इसी जैसे पिछली स्लाइड में मैंने 5 फॉर्मूले दिए, यहां पर भी मैं आपको 2 फॉर्मूले देने वाला हूं, तो यानी 7 फॉर्मूले एक जैसे से हैं, और ये जेड भी उनमें आता है, एन भी उनमें आता है, किसी में डिवाइड में, किसी में मल्टीप्लाई में, किसी में स्क्वायर में, किसी में नॉन स्क्वायर में, तो सब फॉर्मूले एक ही जगह पर फिट होने वाले हैं, तो इसलिए माइंड हो जाता है कंफ्यूज। इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, और ज्यादा सारे फॉर्मूले एक ही दिन करवा दो, भले ही एक दूसरे से अलग हो, तब भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम होती है कि हमें प्रैक्टिस क्यों करनी होती है। चलो इस बात से एक चीज बताता हूं आपसे, आप लोगों का माइंड चेक करते हैं आज। गाय सबने देख रखी है? यस Yes, सर। sir. यस भैंस देख रखी है सभी ने? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो मान लो कि मैं एक ऐसा बच्चा हूं जिसने ना कभी गाय देखी ना भैंस देखी, और मेरी उम्र है 5 साल, ठीक है। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भाई बताइए, सामने एक गाय है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या है, आपने बोल दिया एक गाय है। फिर सामने एक भैंस आई, मैंने बोला ये क्या है, तो आपने बोला ये भैंस है, मैं कहूंगा ये तो गाय है। अब आप मुझे बता सकते हैं डिफरेंस कि गाय और भैंस में क्या डिफरेंस होता है? मान लो दोनों काली गाय, सुनिए काली गाय है, काली भैंस है। अब बताइए जरा, काली गाय होती है, यू नो इट वेरी वेल। सर उनके सींग अलग होते हैं। सींग अलग होते हैं? सींग तो दोनों के 2 होते हैं, और अलग तो यूं नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा अलग है। क्या आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे कि गाय के सींग पतले हैं भैंस के सींग मोटे हैं, इसलिए भैंस जिसके मोटे सींग हो, तो एक मोटे सींग वाली गाय आती है, बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं उसके, 2-2 फुट के, देखिए? यस सर। अब बताओ जरा, तो मैं कहूंगा मोटे सींग वाली तो भैंस है, वो तो गाय नहीं है। कोई डिफरेंस बता सकता है ऐसा? हाँ, सर थोड़ा शेप, फेस की शेप थोड़ी सी अलग होती है। यस सर। सेंटीमीटर में मेजर करके मेरे को बताओगे? मतलब मैं फीता लेके रखूंगा भाई, मैंने पहली बार देखा तो मैं क्या करूंगा, मैं फीता लेके रखूंगा कि भैंस का मुंह नाप लिया, गाय का, मोटी गाय है, चलो मोटी गाय है और पतली भैंस है, अब तो दोनों बराबर हो गए। अब बताओ। सर शेप में नहीं, देखने में दोनों की कैसे? देखो मेरी बात सुनो, अब ध्यान से सोचना, आपका माइंड कंफ्यूज हो रहा है, मैं यही तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आप 1 मिनट में बता देंगे ये गाय है ये भैंस है, अच्छी तरह से जानते हैं, बट आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, समझ रहे? एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे आप उसे। अमन ने कुछ बोला अभी, भैंस के बाल आगे एज के साथ ग्रे होते हैं। अरे हमने यंग भैंस रखी है भाई। यंग भैंस और यंग गाय डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, समझ गए? हमारे माइंड की कितनी बड़ी मंद बुद्धिता है। हम अपने आप को समझदार समझते हैं, लेकिन हम है नहीं। अब एक चीज बताता हूं, कमाल की चीज, अपने मम्मी पापा से पूछिएगा डिफरेंस गाय और भैंस में, मम्मी पापा से, उनको 99% मेरा अंदाजा है कि उनको पता होगा। 99% वो आपको 1 मिनट में बता देंगे कि ये डिफरेंस होता है मेन गाय और भैंस में। 99% मैं आपको बताऊंगा, आपको भी याद आ जाएगा, सबको पता है। साथ में ये भी बता देता हूं, मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपको भी याद आ जाएगा। 2 डिफरेंसेस बताऊंगा मैं, मेजर डिफरेंस, और कोई भी बच्चा उसको देख के बता सकता है कि ये गाय है कि भैंस है, ठीक है? तो आपके मम्मी पापा को पक्का पता होगा। अब इसका रीजन क्या आप ये समझते हैं कि आपके मम्मी पापा ने मतलब किसी से क्वेश्चन सुना हुआ है इसलिए उनको पता है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं सुना उन्होंने। एक्चुअल में जब हम बड़े होते हैं
हमारे अंदर एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं। टेल भी बराबर सी होती है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं। और जब वो एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। दैट इज एज। बड़ों का सम्मान क्यों करना चाहिए? उन्हें हमसे ज्यादा चीजें समझ में आती है, भले ही वो अनपढ़ हो, बट दे नो बेटर देन अस। दैट इज व्हाई वी आर ऑलवेज सेइंग दैट वी मस्ट हैव टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इसलिए कहते हैं कि एल्डर का रिस्पेक्ट कीजिए। पेरेंट्स का रिस्पेक्ट हमेशा इसलिए कीजिए क्योंकि उन्होंने पैदा किया, वही एक ऐसा इंसान है जो हमें चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो। बाकी की दुनिया तो फिर भी हमें लात मारती है। पेरेंट्स और टीचर ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि बच्चा पढ़े और कामयाब हो ताकि मेरा नाम हो। चाहे वो खुद कम करके बैठे हो, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा, अगर कल को आप लोगों में से कोई प्रधानमंत्री बन गया और किसी को मैं याद रहा, तो भाई आज से 20-30 साल बाद आप लोग बोलोगे ये हमारे सर थे भाई, शायद किसी को याद रह जाऊं, है ना, तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा आपके सहारे। क्लियर है? तो ऐसा भी होता है। यानी बड़ों का इसलिए भी सम्मान करना चाहिए क्योंकि बड़े चाहते हैं कि आप लोग कामयाब हो, तो इसलिए बड़ों का रिस्पेक्ट करो। उनके पास एक एक्सपीरियंस नाम की बहुत बड़ी चीज होती है जो आपके पास नहीं होती। चलो अब मैं डिफरेंस बताता हूं, किसी ने डिफरेंस नहीं बताया था। गाय की गर्दन पे झालर होती है, एक मांस की झालर। भैंस की गर्दन बिल्कुल गोल होती है, गाय की गर्दन पे मांस की झालर लटक रही होती है। यस, बता सकते हैं आप सबको डिफरेंस? पहला डिफरेंस क्लियर है? ये आपके मम्मी पापा को भी पता होगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। दूसरा डिफरेंस, दूसरा ध्यान से सुनिएगा। भैंस की स्किन जो होती है, अगर आप उसे टच करेंगे, बेशक भैंस के स्किन पर बाल होते हैं, लेकिन उनकी स्किन आपको कहीं ना कहीं से आपको फील हो जाएगी। उनके पेट पर नहीं, जहां पर उनके थन होते हैं वहां पर नहीं, वहां पर तो उनके स्किन होती है ओनली, हेयर नहीं होते। गाय के छोटे छोटे बाल होते हैं पूरे शरीर पर, उसकी स्किन आपको दिखाई नहीं देगी। छोटे छोटे पूरे शरीर पर बाल होते हैं गाय के, लेकिन भैंस की स्किन आपको, उनके बालों में गैप होता है, इसलिए स्किन आपको अच्छे से नजर आएगी भैंस की, आप उसे टच कर सकते हैं। इसी वजह से भैंस जो है वो गर्मी में, जून की गर्मी में धूप में नहीं बैठ सकती। जून की गर्मी में भैंस को धूप में बिठा दो, चिलचिला जाएगी और बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी हो जाएगी। लेकिन गाय जून की गर्मी में बिल्कुल धूप में, दोपहर में धूप में बैठी रह सकती, क्योंकि उसके बॉडी पर छोटे छोटे बहुत सारे घने बाल होते हैं। आप हाथ लगाओगे स्किन को टच नहीं कर पाओगे, उसके बाल ही टच होंगे आपसे, गाय के। लेकिन भैंस की स्किन, अगर हाथ लगाते हो स्किन के ऊपर तो आपको स्किन भी फील होगी, बाल फील होंगे, साथ में स्किन भी, क्योंकि बाल उसके कम होते हैं, कम होते हैं। यूं समझ लो गाय जो होती है वो बाल्ड होती है, गंजापन होता है भैंस में। मेरा सिर भी थोड़ा सा गंजा है, इसमें बाल उड़े हुए हैं, तो मैं समझ लो मेरे दिमाग में, मेरा दिमाग भैंस जैसा ही है, मोटा दिमाग है ना। तो ऐसी ही स्किन होती है भाई भैंस की, कि अगर आप सिर में, मेरे सिर में हाथ लगाओगे तो उसके बाल जो है, मेरा सिर की स्किन आपको फील होगी। लेकिन किसी के गहरे बाल है तो सिर की स्किन उसकी स्किन तक हाथ जाएगा नहीं। मेरे भी साइडों में अगर बालों में हाथ लगाते हो स्किन तक हाथ नहीं जाता, लेकिन यहां लगाओगे तो स्किन तक हाथ जाता है। दैट इज द डिफरेंस। समझ गए होंगे डिफरेंस क्या? स्किन फैट होती है गाय की, भैंस की, ये तो बेटा जब उसको उखाड़ेंगे ना तब पता लगता है। ठीक है, जब डेड हो जाती है गाय या भैंस, उसकी स्किन उखाड़ी जाती है तो तब पता लगता है, उससे पहले पता नहीं लगता। क्लियर है सभी को? है ना? दैट्स इट। चलो भाई, ये क्वेश्चन अपने मम्मी पापा से या बड़े बुजुर्गों से पूछना, उनको सबको आता है, सबको आता है, लेकिन आप लोगों को नहीं आता। थोड़ा सा वो सोचेंगे तो उनको आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को नहीं आता। तो यहां से मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी और डिफरेंसेस पता लगते हैं कि क्या चीज होती है एक्सपीरियंस। वो भी अब आपको फील हुआ होगा कि एक्सपीरियंस नाम की क्या चीज होती है। दैट इज इट। तो गाइस अब हम अपने क्वेश्चन पर फिर से आते हैं। तो वी नोट जो है भाई, वो वी नोट इंटू जेड बाई एन, ये होता है वेलोसिटी, nth शेल में वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, और वो वी नोट की वैल्यू होती है 2.1 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर जेड की वैल्यू 1 कर दें, एन फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालना चाहें, तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यानी कि हाइड्रोजन की वेलोसिटी फर्स्ट शेल में कितनी होगी? 2.188 इंटू 10⁸। जेड की वैल्यू क्या? 1 है। एन की वैल्यू क्या? फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो ये तो 1 है, यानी कि इतने सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहली शेल में घूम रहा है, पहली शेल में, और उसकी वेलोसिटी जो है वो ये है। समझ में आ गया सबको? सर एन पूरा डिवाइड हो रहा है वी नॉट इनटू जेड से। एन पूरा क्या बेटा? एन पूरा डिनोमिनेटर में है या फिर ओनली जेड के नीचे?
बेटा देखो जेड के नीचे पूरा हो, दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, आप इस चीज पर तो कंफ्यूज नहीं होने चाहिए ना। देखो दोनों है तो मल्टीप्लाई में ना, ये लो बस एक ही बात है, इट्स ऑलवेज सेम। ठीक है, दिस इज नॉट द मैटर ऑफ कंफ्यूजन। मान लो कि मैं ऐसे लिखता हूं Yes. 5/3 मल्टीप्लाई में 2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 × 2 डिवाइड बाई 3। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. है ना, बस तो वो उसमें आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, वो एक ही चीज है। अब आगे देखते हैं भाई एंगुलर मोमेंटम। कोई मेरे को बता सकता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है, क्या होता है भाई? m/v होता है मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसी को पता है? किसी ने फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है तो मेरे को बताइए जरा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? किसी को पता है एंगुलर मोमेंटम? नहीं पता? चलिए, किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर अगर मोमेंटम हो रहा हो, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। अगर किसी पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एंगल पर अगर मोमेंटम हो रहा हो, मास इनटू वेलोसिटी। कोई चीज जा रही है स्ट्रेट लाइन में, वेलोसिटी उसकी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और उसका मास जो है वो 1 ग्राम है, तो हम इसका मास इनटू एक्सेलरेशन कर और वेलोसिटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मोमेंटम निकल आया। अब मान लो कोई चीज घूम रही है गोल गोल, तो हर पॉइंट पर, गोल तभी वो घूम सकती है जब हर पॉइंट पर थोड़ा सा मुड़ जाए। ये बात समझ में आ रही बेटा? हर पॉइंट पर जब कोई चीज थोड़ी सी मुड़ जाएगी तो वो उसी को वो तभी गोल घूम सकती है। तो जब कोई चीज मुड़कर हर पॉइंट पर गोल घूम रही है तो हम बोलते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर मुड़ रही है, ठीक है। तो एंगल पर मुड़ रही है इसलिए एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया एंगुलर मोमेंटम? और ये होता है एम वी इंटू आर। आर मतलब विलोस, उसकी जो रेडियस है एम वी आर को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। दैट इज एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है एंगुलर मोमेंटम क्या होती है? सबको समझ में आया मोमेंटम? Yes, sir. जब मोमेंटम किसी पर्टिकुलर एंगल पर बार बार मुड़ रही हो तो उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। या फिर सिंपली बोल दो, जब कोई चीज गोल घूमती है तो उसको हम एंगुलर मोमेंटम, उस मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पर वो मुड़ रही है, हर पॉइंट पर उसे मुड़ना पड़ रहा है, तो इस किसी पर्टिकुलर एंगल पर मोमेंटम जो है वो बार बार बदल जाती है, तो इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। NH/2π दैट इज, वो होती है n इंटू एच डिवाइड बाई 2π। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, n मतलब शेल नंबर है, तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। रेडियस आप रेडियस वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे, मास इलेक्ट्रॉन का पता है 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है, और r निकाल लोगे, v वेलोसिटी भी आप वेलोसिटी के फॉर्मूले से निकाल लोगे, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो NH nth शेल में, इन सब की मल्टीप्लाई जो है किसी भी शेल में, तो वो nth शेल में h को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2π के इक्वल होगी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके भी हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। समझ में आ गया बेटा यहां तक सबको? तो 2 फॉर्मूले यहाँ है, 5 वहां थे, टोटल 7 फॉर्मूले हो गए, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, याद रखिएगा सभी को, ठीक है। और यही है बोहर मॉडल। अगर पेपर में बोहर मॉडल आता है तो ये सारे फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन करने हैं, सीधी सी बात, ये सब फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करो, किससे क्या निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, अब है डी ब्रोगली रिलेशनशिप। डी ब्रोगली ये एक साइंटिस्ट हुआ है, हमने इसकी पहले बात की थी वेव नेचर, जब मैंने आपको समझाया था तब बोला था कि डी ब्रोगली था जिसने वेव नेचर को बेटरली एक्सप्लेन किया था। तो डी ब्रोगली क्या कहता है? एनीथिंग विच इज इन मोशन डेफिनेटली हैव वेव कैरेक्टर। इसने बोला कोई भी चीज अगर चल रही है ना, कोई चीज अगर चल रही है उसमें वेव कैरेक्टर पक्का मिलेगा। और इसने फॉर्मूला दिया लैम्डा इक्वल h/mv, ठीक है। v यहां पर वेलोसिटी है, m यहां पर मास है, h यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी और मास किसी भी चीज का हो सकता है, जरूरी नहीं वो इलेक्ट्रॉन हो। तो इसने बोला कोई भी चीज दुनिया में अगर चल रही है उसमें वेव कैरेक्टर पक्का मिलेगा। समझ में आ गया भाई डी ब्रोगली रिलेशन, लैम्डा इक्वल h/mv। बहुत आसान है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। कोई भी फॉर्मूला अनइंपॉर्टेंट नहीं है आज, सारे इंपॉर्टेंट। क्लियर है बेटा? Yes. ठीक है। तो अब देखिए, इससे अगर मैं ये निकालना चाहूं कि मुझे लगता है कि मैं सीधा चलता हूं, है ना, और सबको लगता है कि हम सीधे चलते हैं, और मैंने वेव जब कैरेक्टर आपको बताया था तो बोला था कि सभी में वेव कैरेक्टर होता है, सब घूम फिर के चलते हैं, सीधा कोई नहीं चलता। नो वन इज वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एवरीवन इज वॉकिंग इन ए जिगजैग मैनर। वो टेढ़ा मेढ़ा होके ही चलता, हर कोई टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है, तो दैट इज कॉल्ड वेव नेचर। तो यहां पर सब में वेव नेचर होता है, तो मैंने मेरा वेव नेचर निकाल रखा है भाई, ठीक है।
देखिए मेरा वेव नेचर कैसे निकलेगा, आप सभी अपना अपना वेव नेचर निकालिएगा अपने अपने वजन के हिसाब से। मेरा वजन है 60 kg, ठीक है, मास लेट मान लेते हैं, और ये हमने डी ब्रोगली रिलेशन लिख लिया, लैम्डा इक्वल एच बाई एम वी, छोटा सा रिलेशन है, भूल जाएंगे इसे, तो इसलिए अपना अपना सभी बच्चे अपना अपना वेव नेचर जरूर निकालने की कोशिश करें नोटबुक के ऊपर। अगर किसी बच्चे का 60 kg वजन है तो उसका वेव नेचर मेरे जैसा ही होगा, ठीक है। v इक्वल वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, मान लो कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। जनरली लोग 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, मतलब आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। क्लियर है भाई? वैसे 10 भी ज्यादा होता है, भाग सकते हैं आप, चल है ना, भागना होता है 10 किलोमीटर। तो जो जॉगिंग करते हैं ना वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। मान लो कि मैं जॉगिंग कर रहा हूँ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि 1 घंटे में अप्रोक्सीमेट हम 5 किलोमीटर ही चल पाते हैं, ठीक तरीके से चलें तो ठीक ठाक। तो यहाँ 10 किलोमीटर चल रहा हूँ मतलब डबल स्पीड है, तो मतलब मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, रनिंग नहीं कर रहा, जॉगिंग। 20 या 30 की स्पीड इंसान की हद होती है, उससे ज्यादा इंसान नहीं भाग सकता। अब बात करते हैं, मेरे को तो मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो मैंने 10 किलोमीटर के 10,000 मीटर बना लिए, 3600 सेंटीमीटर हो गए, और 3600 सेकंड से डिवाइड कर दिया तो 1 सेकंड की। मीटर पर सेकंड में मेरे पास आ गई वेलोसिटी, तो मैंने अब लैम्डा में भर दिया वजह से, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल एच की वैल्यू ये पुट कर दी, उसके बाद 60 kg वजन है, फिर वेलोसिटी भरी 10,000 और 3600 लगा दिया ऊपर। समझ में आ गया बेटा सभी को? कैलकुलेशन की 6.6 को मैंने मान लिया 66, 10 लगा दिया नीचे 6.6 का, 10 पावर 34 सेम टू सेम लिखा है, 10 पावर -4 ये आ गया 10,000 के लिए, 10,000 को मैं ऊपर ले आया, 10 पावर -4 बन गया। 60 यहाँ पे है, 60 यहीं पर है, 3600 यहाँ है, 3600 यहीं है। क्लियर है? कैलकुलेशन समझ में आ रही है? आगे देखिए अब जरा, अब मैंने इसको डिवाइड किया 6 से और सारे 10 पावर को सॉल्व किया, लास्ट में ये आया मेरे पास। अब मैंने इसको फिर से सॉल्व किया, 396 इंटू ये आता है 10 पावर 38, फर्दर 396 को मैंने 400 मान लिया, ठीक है, 400 मान लिया, 10 पावर -38 ही है, 400 के 2 जीरो फिर से माइनस कर दिए, 10 पावर 36 आ गया, 4 इंटू 10 पावर 36 मीटर। अब इसका मतलब पता है क्या है? -36 का, यानी कि 0.36 में 36 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 36 बहुत ज्यादा बनेंगे, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 जीरो के बाद 4 लगाओ, ये लो, इतना मीटर, इतना मीटर। अब सेंटीमीटर में निकालूं इसे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर मैं इसके 2 जीरो और कम कर देता हूँ, ठीक है, 2 जीरो यहां से कम कर दिया, लो मैंने यहाँ 4 लगा दिया, ये बन गया सेंटीमीटर। अब आपको mm बना दो सर, 10 से फिर से डिवाइड कर दो, 1 जीरो और कम कर दिया मैंने, यहाँ पर 4 लगा दिया, तो ये बन गया mm, मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, सबको पता है? यस। तो मैंने 3 जीरो यहां से गायब कर दिया, तो मैंने यहाँ लगा दिया 4, ये बन गया मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का भी इतना हिस्सा है, और 1 मिलीमीटर क्या होता है पता है आपके? जो सेंटीमीटर होता है आपके उसमें, याद करो, 1 सेंटीमीटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये होता है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और इसका ये जो छोटा सा 2 के बीच में गैप है, ये होता है 1 मिलीमीटर। और इस 1 मिलीमीटर का भी कितने जीरो के बाद में 4 आ रहा है? इतना हिस्सा, दिमाग फट जाएगा। इतना हिस्सा मेरा वेव नेचर है, मतलब मैं इतना सा डिफ्लेक्ट करके चलता हूं, तो मैं कह सकता हूं मैं सीधा चल रहा हूं, मैं डिफ्लेक्ट नहीं करता, बात खत्म। मेरे में वेव नेचर नहीं है, मैं पार्टिकल हूं, वेव नहीं हूं। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो इसका वेव नेचर आता, पार्टिकल नेचर भी आता, वेव नेचर भी आता, दोनों आते, दोनों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, दोनों लगभग एक जैसे से आते। लेकिन अगर ये वेव हो, पर्टिकुलर वेव, यानी कि जैसे हम फोटोन वेव है, लाइट वेव का अगर हम वेव नेचर निकालें, तो वो वेव नेचर काफी बड़ा आता, और उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया भाई सभी को? क्लियर है ना? तो यहां से एक चीज और सीखने को मिलेगी आपको, देखिए, मास अगर किसी चीज का बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका वेव नेचर कम हो रहा है, लैम्डा की वैल्यू कम आएगी, वेवलेंथ कम आएगी, क्योंकि मास ज्यादा है, x से डिवाइड करना। वेलोसिटी बढ़ रही है तो भी वेवलेंथ कम आएगी, तो मास और वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? लैम्डा। वेवलेंथ कम आएगी अगर मास या वेलोसिटी ज्यादा है, तो मास कम होगा, छोटा मास, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, लेकिन इतना कम नहीं होता कि उसका वेव नेचर बहुत ज्यादा हो जाए। तो और
ऑब्वियस है, वेलोसिटी भी उसकी ठीक ठाक होती है, तो वो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर रखता है इलेक्ट्रॉन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। समझ में आ गया बेटा ड्यूअल नेचर क्या होता है? डी ब्रोगली ने ही बताया था ये एक्चुअल में। क्लियर है सभी को? चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लास्ट टॉपिक नॉट द लीस्ट, हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। क्या कहता है ये? अब देखिए जरा ध्यान से सोचिएगा कि हैसनबर्ग ने क्या किया। उसने बोला, उसने ना पोजीशन, x इज द पोजीशन और डेल्टा v इज द वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ पोजीशन निकालने की कोशिश की। कैसे निकालने की कोशिश की? ठीक है, तो उसने क्या किया, यहां पर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये रहा न्यूक्लियस, है ना, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, तो उसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ली, कोई भी वेव हो सकती है, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, कोई भी, वो वेव यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर डाली और इलेक्ट्रॉन से टक्कर मार के, उसे नहीं पता इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लेकिन उसने तुक्के से डाली और इलेक्ट्रॉन से टक्कर मार के वो वापस माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देख रहा है। यहां तक सबको समझ में आ गया? क्लियर है बेटा यहां तक सबको? यस। अब होता क्या है, अब जरा ये देखिए, जब माइक्रोस्कोप से वो देख रहा था उस टाइम पे उसको फील हुआ कि भाई जब मैं एनर्जी दे रहा हूं ना, तो लाइट एक वेव है, उसमें एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करता है। तो वेव से वेव टकराएगी तो उसकी पोजीशन या वेलोसिटी में गड़बड़ कर देगी, या तो उसकी पोजीशन खराब हो जाएगी या वेलोसिटी उसकी खराब हो जाएगी। वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके सामने से टक्कर मार दे तो कम हो जाएगी, अगर पीछे से टक्कर मार देगा इलेक्ट्रॉन के वेव तो बढ़ जाएगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी या उसके पोजीशन में डिफरेंस पड़ जाता है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उससे टक्कर मारते हैं, क्योंकि वो बराबर की है। यूं समझ लो, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर एक बॉल है जो चारों तरफ आपके बॉडी के चारों तरफ घूम रही है, और यहाँ पर आप खड़े और आपके हाथ में एक गन है जिसके अंदर बॉल डली हुई है बहुत सारी, सेम साइज सेम मास की, और आप उस गन से लगातार बॉल मार रहे हो और आपकी आंखों पे बंधी हुई है पट्टी, आप देख नहीं सकते। तो आपने गन से बॉल जब टकराएगी तो आपको पोजीशन का पता लग जाएगा ना। बट पोजीशन का पता करोगे तो उसका क्या होगा, सोचो जरा, पोजीशन बदल जाएगी, पोजीशन का कोई ज्यादा पता नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि उसकी पोजीशन ही आपने बदल दी। और अगर आप हल्के वाली वेव डालोगे तो पोजीशन तो ठीक रहेगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी नहीं जान पाओगे, क्योंकि हल्के वाली वेव जो है वो इसकी वेलोसिटी को, मतलब वेलोसिटी जो है वो अच्छे से नहीं बता पाएगी। तो वेलोसिटी जानना चाहोगे तो पोजीशन खराब हो जाएगी, पोजीशन जानना चाहोगे तो वेलोसिटी खराब हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि सेम है। बट इसी की जगह अगर यहाँ आपको आंखों पर पट्टी बंधी है भले ही, लेकिन ये गाड़ी है, कार, और कार के ऊपर मैं कहता हूं कि आप बॉल मार मार के चेक करो कि कार कहाँ है। जब बॉल कार से टकराएगी तो कार की वेलोसिटी पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, कार की पोजीशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि कार बहुत बड़ी है। बट इस केस में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बदल जाती है बार बार, दैट इज वाई, और उसकी पोजीशन भी बदल जाती है इसलिए, और हम इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पाते, दैट इज आवर प्रॉब्लम। तो इसलिए देख के फील नहीं कर सकते और वैसे पता नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलावा कोई तरीका नहीं है। यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या कहना चाहता हूं मैं? यस यस सर। यस सर। इसलिए हम साइमल्टेनियसली, याद रखना हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड वेलोसिटी को जान नहीं पाएंगे हम। साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड वेलोसिटी को हम नहीं जान सकते, या तो पोजीशन जान सकते हो या वेलोसिटी, और उनके बीच में भी हमेशा गड़बड़ रहेगी। तो वो क्या गड़बड़ रहेगी? वो ये कहता है कि डेल्टा एक्स यानी पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इन तीनों की मल्टीप्लाई जो वो ग्रेटर देन इक्वल h/4 होती है, या तो उसमें वो बराबर होगी h/4 के, मतलब इतना डिफ्लेक्शन तो आएगा 4/h, या फिर उससे ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, उससे कम नहीं हो सकता। आप रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे जो टक्कर मार रही है इलेक्ट्रॉन से, तो वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। मिनिमम आप h/4 के बराबर डिफ्लेक्शन तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। तो हम इसको इक्वल लिख के रखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल नहीं करते, हम कहते हैं इक्वल है ये। क्यों? हम सोचते हैं हम परफेक्ट टू परफेक्ट भी मेजर करें ना, तब भी h/4 के बराबर डिफरेंस आएगा ही आएगा। ये कहा है हैसनबर्ग ने। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? दैट इज थिंग। यस रचना बेटा बोलिए। सर हम इक्वल क्यों करते हैं?
क्योंकि हम मानते हैं कि हमने परफेक्ट, देखो ये कहता है इससे या तो डिफ्लेक्शन इससे ज्यादा आएगा या फिर डिफ्लेक्शन इसके बराबर आएगा। तो मैं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, बड़ा तगड़ा साइंटिस्ट हूं, सब साइंटिस्टों को ऐसे लगता है कि वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो मैंने परफेक्ट एक्सपेरिमेंट किया, परफेक्ट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वैल्यू जो आएगी वो h/4 के बराबर आएगी। मतलब इतना डिफ्लेक्शन तो मैं रोक ही नहीं सकता, इससे ज्यादा भले ही हो जाए लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। तो मैं मानता हूं कि मैंने परफेक्ट मेजरमेंट की, तो परफेक्ट मेजरमेंट में भी h/4 के बराबर तो डिफ्लेक्शन आएगा। तो इसलिए मैं लिखता हूं उसको डेल्टा x मल्टीप्लाई में m मल्टीप्लाई में डेल्टा v, वो इक्वल होगा, अगर मैं सब कुछ बराबर भी मान लू, इक्वल, नीचे इक्वल का साइन लगा रखा है, देखो मैंने इक्वल एंड ग्रेटर देन लगा ना, तो इक्वल मैं मानता हूं कि मैंने सब कुछ अच्छा चेक किया, तब भी डिफ्लेक्शन इतना तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए हम जब भी यूज करते हैं तो हम मानते हैं कि सारा डाटा बहुत अच्छे से चेक किया गया होगा और बहुत अच्छे से मेजर किया होगा, इसलिए डिफ्लेक्शन मिनिमम होगा और मिनिमम डिफ्लेक्शन h/4 के बराबर होता है। दैट इज द थिंग कि हम उसको इक्वल लिखते हैं कि इतना तो पक्का मिलेगा, इससे ज्यादा हो सकता है अगर किसी ने ज्यादा बड़ी गलती कर दी हो। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये हैसनबर्ग ने निकाला, कैसे निकाला? ये असलियत में अनसर्टेनिटी, जिसमें सर्टेनिटी ना हो, जो सर्टेन ना हो, जो फिक्स ना हो, ये बोला था हैसनबर्ग ने। तो भाई ये जो डिफ्लेक्शन है ये तो पक्का रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उनमें इतना डिफ्लेक्शन होता है। ये बात बोली थी हैसनबर्ग ने। दैट इज व्हाई इसको हम हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी, सर्टेन का मतलब होता है फिक्स, जिसकी कोई सही वैल्यू, जिसका हमें अच्छे से पता हो, और अनसर्टेन का मतलब जिसकी वैल्यू हमें अच्छे से पता ही ना हो, वो अनसर्टेन है। क्लियर है बेटा? तो अनसर्टेन ये होता है हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। अब किसी का डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो। हैसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला भी याद कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है? क्लियर है भाई? यस इन्हीं प्रॉब्लम्स के Yes, ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। तो ध्यान दीजिएगा, हम इस लेसन की कोशिश करेंगे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, बट एट लीस्ट एनसीईआरटी आप लोग 10 न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कीजिए, सभी के सभी बच्चे हर रोज। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले आने के बाद प्रैक्टिस बच जाती है, वरना ये याद एक भी फॉर्मूला नहीं रहेगा, एक भी फॉर्मूला याद नहीं रहने वाला, ये याद रख लेना। सब साफ है, थ्योरी अपने आप आ जाती है अगर प्रैक्टिस हो जाए तो। दैट्स ऑल बेटा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, फिर आपके डाउट्स लेते हैं। ठीक है?